आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 14 चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करूंगी। अब कवि का परिचय। केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसिन गांव में हुआ। इलाहाबाद से उनका काफी गहरा रिश्ता रहा। उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा में पूरी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत की। उनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा है। वह पेशे से एक वकील रहे। उनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, बोले बोल अनमोल, आत्मगंध आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। अब कविता का भावार्थ। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेटा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पहली पंक्ति है, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ खेतों की जो विभाजक सीमा रेखा होती है या मिट्टी का उठा हुआ भाग, जिसे हम बाड़ भी कहते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हरे भरे ग्रामीण परिवेश का चित्रण करते हुए कवि केदारनाथ कहते हैं कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान को देखकर लौट आया हूँ। अब मैं खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर यहाँ के प्राकृतिक दृश्य देखता हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, ठिगना अर्थात बोना, छोटा, बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा पगड़ी अथवा साफा, शीश सिर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। इसमें कवि कहते हैं इसी प्रसंग में कि यहाँ खेत पर एक बालिश के बराबर चने का हरा ठिगना अर्थात छोटे कद का पौधा है, जिसने छोटे से सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे है, अर्थात चने के पौधे के ऊपर छोटा सा गुलाबी रंग का फूल खिल रहा है और उसी फूल रूपी पगड़ी को पहनकर वह सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली। अब एक जो उस चने के पौधे के पास अलसी का पौधा है, उसकी विशेषता के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि खेत के बीच में अलसी का पौधा है, वह हठीली नायिका की तरह है। उसका शरीर पतला और कमर लचकदार है, अर्थात अलसी का पौधा पतला एवं लोचदार होता है और उसके सिर पर नीला फूल खिला हुआ है। नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही, जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको। और उस नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर वह कह रही है कि जो इस फूल का स्पर्श करे उसे मैं अपना हृदय दान कर दूंगी। आशय यह है कि अलसी का पौधा कृष्णगात्री नायिका के समान अलंकृत है तथा स्पर्श करने के लिए अपने प्रेमी को आकृष्ट कर रही है। कवि ने इन पंक्तियों में अलसी को एक हठीली नायिका की तरह बताया है और उसके सिर पर जो नीला फूल उगा है उसको यौवन का प्रतीक बताया है और कहा है कि जो इसे छुएगा मैं उसे ही अपना हृदय दान कर दूंगी। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है
प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। पंक्तियां हैं, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। कवि कहता है कि खेत में उगी हुई सरसों अब काफी बड़ी हो गई है और उस पर पीले फूल आ गए हैं। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन का आ गया है आज जैसे। आगे कवि कहता है कि सरसों पर युवती का आरोप करते हुए कहते हैं कि सरसों अब समझदार युवती की तरह हो गई है और उसने विवाह के लिए हाथ पीले कर लिए हैं और वह विवाह मंडप में आ गई है। कि जब सरसों के ऊपर पीले फूल आ जाते हैं तो कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे सरसों सयानी हो गई है और उसने हाथ पीले कर लिए हैं और विवाह करने के लिए वह मंडप में आ गई है। और फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। फागुन का महीना पास आ गया है और फाग गाते हुए आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है उस कवि को यह सब देखकर कुछ कुछ आश्चर्य भी हो रहा है। आगे कवि कहते हैं, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। कवि कहते हैं कि इस तरह जब सरसों सयानी हो गई है और उसने पीले फूल धारण करके हाथ पीले कर लिए हैं और वह विवाह मंडप में पधार रही है और फागुन मास फाग गाता हुआ आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खेत में स्वयंवर हो रहा है। सरसों के खेत की पीली आभा के रूप में प्रकृति का प्रेम से भरा हुआ आंचल हिल रहा है और पीली सरसों के खेत लहरा रहे हैं। इस तरह एकांत स्थान पर प्रेम का प्रसार हो रहा है। कवि कहता है कि दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। आगे कवि कहते हैं कि व्यापारिक नगर से दूर इस गांव के खेतों में प्रेम भाव की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है। यहाँ प्रेम का व्यवहार अधिक दिखाई देता है। उस खेत या गांव के पैरों तले अर्थात नीचे एक पोखर है, उसमें जल की छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। सॉरी, ये मैंने आगे की पंक्तियों का अर्थ बता दिया। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। कवि कहता है कि व्यापारिक नगर से दूर इस खेत या गांव के पैरों तले नीचे एक पोखर है, उसमें जल की छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। नीचे तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियां। और कहता है कि उस पोखर के नीचे तले में जो घास उगी हुई है वह भूरी है तथा वह भी छोटी छोटी लहरों के साथ हिलडुल रही है। अर्थात ग्रामीण परिवेश का प्राकृतिक वातावरण अति मनोरम और सुंदर है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंखों को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं चकमकाता का अर्थ है चकाचौंध करना। कवि गांव के पास के पोखर आदि प्राकृतिक दृश्यों एवं बगुला आदि पक्षियों को देखकर कहते हैं कि गांव के नीचे एक बड़ा पोखर है, उसके किनारे पर चांदी का सा एक बड़ा गोल खंबा है जो कि देखने पर आंखों को चकाचौंध करता है और उस पोखर के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं जो पोखर का पानी चुपचाप पी रहे हैं और लगातार पिए जा रहे हैं, लेकिन न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। यह आश्चर्य की बात है। कवि कह रहे हैं कि गांव के समीप ही पैरों तले जो नीचे उसके एक पोखर है, उसमें बहुत सी लहरियां उठ रही हैं, उसके पास भूरी भूरी घास उठ रही है जिसमें भी लहरियां उठ रही हैं और पास ही एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा है जिसकी चकाचौंध से आंखें चिमचिमा जाती हैं। और उस पोखर के किनारे पर कुछ पत्थर पड़े हैं जो ऐसे लग रहा है जाने कब से पानी पिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्यास बुझ नहीं रही। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल में, ध्यान निद्रा तागता है
चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। आगे कवि कहते हैं कि उस पोखर के पास बगुला अपनी टांग पानी में डुबाए चुपचाप खड़ा है। जब वह चंचल मछली को देखता है तो अपनी ध्यान निद्रा को त्याग कर तुरंत उस मछली को चोंच में दबाकर अपने गले में डाल लेता है, अर्थात उसका आहार कर लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। आगे कवि कहते हैं कि वहीं पर एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों के झपाटे मारकर जल से भरे पोखर के मध्य भाग पर टूट पड़ती है, अर्थात शीघ्रता से झपटा मारकर आक्रमण करती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और आगे कहते हैं कि वह झपट्टा मारती है और एक चंचल सफेद छोटी मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। आश्चर्य यह है कि गांव के पोखर पर शिकारी पक्षी अपने आहार के रूप में मछलियों को पकड़ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उस पोखर के किनारे एक बगुला खड़ा है, एक टांग के सहारे जो जल में खड़ा है, और देखते ही जैसे एक चंचल मछली को ध्यान निद्रा त्याग कर झट से अपनी चोंच में दबा लेता है और उसे अपना आहार बना लेता है, वहीं एक काले रंग की चिड़िया जो चतुर चिड़िया है जिसके सफेद पंख हैं, झपट्टा मारकर उस पानी में एक उजली सफेद मछली को ले लेती है और अपनी चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद नहीं है, जाना नहीं है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांव के उस पोखर के पास से ही भूमि कुछ ऊंची है, उस भूमि पर रेल की पटरी गई है, अर्थात रेल लाइन बिछी हुई है। रेलगाड़ी के आने जाने का समय भी निश्चित नहीं है और मुझे भी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं यहाँ स्वतंत्र होकर यहाँ की स्वतंत्र प्राकृतिक सुषमा को देख रहा हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ हैं, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। इनमें कवि कहता है कि इस स्थान के पास में चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी एवं कुछ कम ऊंची पहाड़ियां दूर तक फैली हुई हैं। आशय यह है कि गांव के आसपास का क्षेत्र छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसकी बंजर भूमि पर जो कांटेदार एवं कुरूप पेड़ हैं, वहां पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। वहां पर रीवा नामक कांटेदार पेड़ सर्वत्र दिखाई देते हैं। कवि बताना चाहता है कि चित्रकूट के आसपास की पहाड़ियों पर कांटेदार झाड़ियां एवं पेड़ हैं तथा वह क्षेत्र उपजाऊ है। कवि आगे इन पंक्तियों में कहता है कि उस पोखर से आगे निकलकर वहां कुछ भूमि ऊंची है जिस पर रेल की पटरी गई हुई है, लेकिन मुझे ट्रेन में जाना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ और यहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसका आनंद लेना चाहता हूँ। तो उस ट्रेन के आगे एक चित्रकूट की चौड़ी और ऊंची पहाड़ी है जो दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन उसकी भूमि पर रीवा के पेड़ जो कांटेदार होते हैं वह बहुत सारे खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे सुन पड़ता है, वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टीटो टीटो। कवि कहता है कि सुन पड़ता मीठा मीठा रस टपकाता। चित्रकूट के समीप की पहाड़ियों पर जब तोते का मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गा अर्थात तोता, रस टपकाता हुआ उसका स्वर सुनता है टे 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 टे, वह मतलब कौवा, वो तोता जब बोलता है तो टे टे सुनता है हमें, तो उसके स्वर के लिए कह रहे हैं कवि कि उसका मीठा जो स्वर है वह सुनाई पड़ता है। और सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, तो
अतीव आनंद की अनुभूति होती है। और इसी प्रकार जब वन भाग की हरियाली को चीरता हुआ सारस का स्वर टीटो टीटो, कि जब सारस का स्वर उठता है अर्थात कभी मंद और कभी प्रखर सुनाई देता है, तो मन होता है कि उस सारस के साथ मैं भी मुक्त गगन में उड़ जाऊं और प्रत्येक पानी लगते खेत में जो सारस की जोड़ी रहती है, उस सारस की जोड़ी की सच्ची प्रेम भरी बातें चुपचाप सुनता रहूं। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उन चित्रकूट की पहाड़ियों के समीप ही वहां एक तोता है, उस तोते का मीठा मीठा स्वर सुनाई देता है जो टेटे में बोल रहा है, और वहीं उस वन की प्राकृतिक आभा को चीरता हुआ एक सारस का स्वर भी सुनाई दे रहा है। तो उसमें आगे कवि कह रहे हैं, मन होता है मैं उड़ जाऊं मैं, कि उन सारसों के साथ मैं भी उड़ जाऊं, पर फैलाए सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है, और वहां उड़ जाऊं जहां उन सारसों की युगल जोड़ी रहती है। और आगे कहते हैं, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और उस मुक्त गगन में उड़कर जहां वो सारसों की जोड़ी रहती है, उनकी कहानी मैं चुपचाप सुनता रहूं। इस कविता में कवि ने बहुत ही मनोहर भाव से गांव की प्राकृतिक सुषमा और वहां की सुंदरता का वर्णन किया है, जो बहुत ही सरस और सरल है। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।